दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11 से 20 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। किस मादा चीते ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? ये मार्च 2024 से संबंधित है। तो गामिनी, तो चीते का नाम गामिनी है। अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक। अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए का उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। हमारा अगला इसके विषय में थोड़ा सा फैक्ट ये जान लें कि 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की। यह विवादास्पद कानून के शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया है और इसका भारत में प्रवासियों के कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। सीएए का उद्देश्य क्या है? सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। यह कानून विशेष रूप से इन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीए नियम जारी होने के साथ मोदी सरकार अब 3 देशों के योग्य गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। नियम इन व्यक्तियों को एक समर्पित वेब पोर्टल द्वारा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी पृष्ठभूमि पर अगर नजर डाली जाए तो सीएए दिसंबर 2019 में भारत में पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। हालांकि इसके प्रावधानों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब तक कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया था। नागरिकता नियम 2024 अब पात्र प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आशा लकड़ा को। किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश में। नजरुल उत्सव बांग्लादेश से संबंधित है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? भारत को। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, तो उनका नाम अरुण गोयल है और 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्त की ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके विषय में हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया? दुबई ने। किसने 2024 प्रिट्जर पुरस्कार जीता? रिकेन यामामोटो ने। इस प्रश्न को एक विशेष तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर नोबेल, जिसे प्रिट्जर पुरस्कार 2024 के नाम से भी जाना जाता है, तो आर्किटेक्चर का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार को कहा जाता है। अभी हमने इसे देखा, रिकेन यामामोटो ने यह पुरस्कार जीता है। आर्किटेक्चर नोबेल जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को 2024 प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, जो इस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। रिकेन यामामोटो अक्सर मिसफिट वास्तुकार कहा जाता है। यामामोटो को मिसफिट वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी।
अगला इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो पुरस्कार के साथ $1 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और गगनचुंबी इमारत के जनक के रूप में जाने जाने वाले शिकागो वास्तुकार लुइस सुलिवन के डिजाइन पर आधारित एक कांस्य पदक दिया जाता है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण असम में हुआ। महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू और कश्मीर में। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री या कहें नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? नायब सिंह सैनी। फ्लाई 91 क्या है? यह एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? यह स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा गुरुवार। निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दासो सेरिंग तोब्गे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुखबीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार जी को। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव करना। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। तीनों सेनाओं का त्रिसेवाभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? हरियाणा में। आईसीईए की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। टाकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? चीन और वियतनाम से। टाकिन खाड़ी विवाद, इसके विषय में कुछ फैक्ट ये देख लेते हैं कि चीन ने हाल ही में टॉकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन 7 बेस पॉइंट्स की घोषणा की, जिसे वियतनाम के साथ साझा किया गया है, जिससे मौजूदा समझौतों और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। इसे चीनी भाषा में बीप खाड़ी या और वियतनामी में बेक बो खाड़ी कहा जाता है। टॉकिन की खाड़ी दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमांकन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो याओंडे घोषणा पत्र का संबंध मलेरिया से है। प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवासन स्वामी को। दोस्तों, ये पुरस्कार एक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? तो ये जान लेते हैं। मार्च 2024 में श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन से आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड मिला। श्रीनिवासन स्वामी आर के स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। उन्हें सुंदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया जा रहा है। श्रीनिवासन स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में पेनांग के गवर्नर तुन अहमद फूजी अब्दुल रज्जाक ने अवार्ड से सम्मानित किया। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया? यूसीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लीबेंट केंद्र ने एक अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया, जिसे सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शेरनी के रूप में जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करना है
और दोस्तों इसमें शेरनी रूढ़वादिता को चुनौती देता है और महिला वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करता है। निंगल ना लामा योजना किसने प्रारंभ की है? तमिलनाडु ने। निंगल नालमा क्या आप ठीक हैं योजना तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ की, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की। 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा स्थापित अहमदनगर बाद में अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनत की राजधानी बन गया। इसी प्रकार औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया। 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो मुंबई ने। आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटाइज करना है? तो जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामलों के दस्तावेज और सबूत को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया। सऊदी अरब ने जद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बना। महाराष्ट्र पर्यटन सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भवन के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के पास 2.5 एकड़ का भूखंड शामिल है। सीएम एकनाथ शिंदे के दौरे और राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद 8.16 करोड़ रुपए के भूमि हस्ताक्षरण को मंजूरी दी गई है। और ये क्यों संभव हो पाया है? तो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद गैर निवासी अब जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे यह ऐतिहासिक खरीद संभव हो सकी है। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में 300 मेगावाट की पवन परियोजनाओं में से 126 मेगावाट का संचालन किया, जिससे कुल 1091 मिलियन बिजली यूनिट प्राप्त की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने संयुक्त रूप से वर्ष 2024 की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए ये पुरस्कार जीता है। सुश्री कुठार एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार हैं जो मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से गहन शोध और लंबी चौड़ी खोजी रिपोर्टिंग में लगी हुई हैं। सुश्री चोपड़ा राष्ट्रीय ब्यूरो सरकार की प्रमुख और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली की राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं। दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार के संबंध में जान लेते हैं कि चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1919 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए की गई थी। इस पुरस्कार का नाम चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थीं, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। वर्ष 1981 में नीरजा चौधरी ने पहला पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, गोथेनबर्ग स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत सबसे खराब निरंकुशों में से एक के रूप में उभरा है। वीडेम रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है, जैसे उदार लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र, चुनावी निरंकुशता और बंद निरंकुशता।
लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स के 4 शासन प्रकार हैं। यह सूचकांक इंगित करता है कि क्या कोई देश अधिक लोकतांत्रिक हो रहा है या अधिक निरंकुश हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। ये पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134वां। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया? चीन, ईरान और रूस ने। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108वां। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? श्री रामनाथ कोविंद जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पीएम सूरज पोर्टल। लॉन्च, अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? पनडुब्बी युद्धपोत रोधी से। लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया? ब्रिटेन ने। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेगजेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? आइसलैंड से। भारतीय सेना संयुक्त सैन्याभ्यास लैमिटी 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? सेशेल्स के साथ। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? हमने भी देखा, नवनीत कुमार सहगल। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहां हुआ? मुंबई में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मार्च को। पीवी नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ? हैदराबाद में। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, चुनावी बॉन्ड क्या है? तो गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन। किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ के फैसले के द्वारा। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। ये बॉन्ड वचन पत्र की तरह होते हैं जिन्हें विशिष्ट मूल्य वर्ग में अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे अधिकृत बैंक एसबीआई है। दानकर्ता इन बॉन्ड को अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकता है। गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए दाता की पहचान गोपनीय रहती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। चुनाव आयोग डेटा। चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा जारी करता रहा है। 15 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर पहला विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जो भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किया गया था। दूसरी सूची 17 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड डेटा की दूसरी सूची अपलोड की। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक 6,986 करोड़ रुपए का दान मिला। उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 1,397 करोड़। दुनिया या कहें किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन रांची में किया गया। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर रहा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? वी डैम संस्थान के द्वारा। तो दोस्तों ये रहे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।